हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं अभिमान एकेडमी, जो भारत का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो एनसीईआरटी की सीरीज लेकर आया है। देखिए, एनसीईआरटी की सीरीज शुरू से हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और इन्वायरमेंट की हर चैप्टर की चैप्टर वाइज चल रही हैं। तो आपको जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं, यहाँ पर जहां जहां पर भी जनरल स्टडी आता है, वहीं वहीं पर ये काफी इसका एक रोल रहेगा। तो आप इसको एक बार पढ़ के जरूर देखें कि आपके पेपर में कितने नंबर का यहां से आया। ठीक है ना। ये हमारी गारंटी है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा नंबर का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, समय खराब न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल है? देखिए, जब भी खरीफ की फसल की बात चल रही है तो आप याद रखें कि जो फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती हो, ठीक है ना, और नवंबर में काटी जाती हो, जो मार्च और अप्रैल में बोई जाती हो और नवंबर में कट जाती हो, वो खरीफ की फसल है। ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो रबी की फसल है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। तो जो रबी की फसल नहीं है वो खरीफ की फसल है। अब आप ये याद रखिए, देखिए रबी का एक तरीका और भी है। रबी की फसल, रबी कहते हैं सूर्य को, ठीक है, रवि सूर्य को कहते हैं। तो हमारे यहाँ सूरज कब निकलता है? मार्च में। गर्मी पड़ना, देखिए जनवरी फरवरी में ठंड पड़ती है और मार्च में हमारे यहाँ क्या होता है? मार्च में हमारे यहाँ सूरज निकलना शुरू होता है। तो मार्च में जब हमारे यहाँ सूरज निकलता है तो रबी की फसलों की पहचान है कि रबी की फसल मार्च अप्रैल में कटती है, वो सूरज के निकलने का इंतजार करती हैं। आप ये समझ लीजिए। तो देखो, गेहूं कटती है मार्च अप्रैल में, चना कटती है, जौ कटती है। तो ये चना, गेहूं और जौ रबी की फसल हो जाएगी। खरीफ की फसल है चावल। तो यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, जो कि दलहन के क्षेत्र में भी है। अच्छा, मध्य प्रदेश के एक बारे में एक चीज और, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। और वनों के मामले में भी, वनों के मामले में भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? वन में भी नंबर एक पर है भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में। और चीते भी सबसे ज्यादा, इसलिए इसको चीते क्योंकि सबसे ज्यादा है इसलिए यहाँ पर टाइगर स्टेट कहते हैं। और सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश नंबर वन पर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? देखिए, जहां तक बात हरित क्रांति की सफलता की है ना, तो एम एस स्वामीनाथन के द्वारा इस पर काम किया गया। और गेहूं और चावल में अचानक जो बढ़ोतरी हुई वह हरित क्रांति की सफलता का द्योतक है। अच्छा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति किस मामले में फेल है? तो हरित क्रांति आने से कौन सी चीजों में कमी आई है? अगर आपसे कमी पूछ लेते तो आप याद रखें, हरित क्रांति के आने से कमी आई मोटे अनाज में और दलहन में। मोटे अनाज और दलहन में कमी आई। अगर पूछे हरित क्रांति आने से किसमें कमी आई, तो मोटे अनाज और दलहन में कमी आई। और सर्वाधिक सफलता किसको मिली? गेहूं को और चावल को। कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप याद रखना। कभी आप हरित क्रांति का नाम देखते ही गेहूं चावल लगा दें। अगला क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। पहला स्थान चाइना का है और दूसरा स्थान अपना इंडिया का है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक पूछा है। देखिए, पटसन पूछे या जूट पूछे, दोनों में पश्चिम बंगाल लगा देना बिल्कुल। हुगली नदी के, जो कि ज्वार नदमुख है, सबसे चौड़े मुंह वाली नदी भी कहते हैं हुगली नदी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वहीं पर जूट पटसन होते हैं। स्वच्छ जलीय मछली भारत का सबसे बड़ा उत्पाद। देखिए, स्वच्छ जलीय मछली की पहचान मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है अपना कलकत्ता है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर एक स्थान है जिसका इस स्थान का जो नाम है, उस स्थान का नाम है डलहौजी पॉइंट। क्या नाम है? डलहौजी पॉइंट। ये तब की बात है जब 1854 में, 1853 में ट्रेन चली थी, 1854 में पोस्ट ऑफिस की स्थापना की बात चल रही थी। तभी यहाँ पर डलहौजी पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी मछली पकड़ने गई, तब से इस स्थान का नाम डलहौजी पॉइंट पड़ गया। और ये मछली के लिए बहुत अच्छा जाना था क्योंकि दो नदियों का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पर। तो स्वच्छ जलीय मछली की बात चल रही है तो पश्चिम बंगाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको लॉजिकली याद भी होना चाहिए कि डलहौजी पॉइंट, जहां पर डलहौजी मछली पकड़ते थे, वो जगह सबसे ज्यादा मछली के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए, दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है ये सभी को पता है, अपना उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है दूध के उत्पादन में। ठीक है ना।
और ये पूछा है दुनिया में सबसे ज्यादा गाय प्रति गाय सबसे ज्यादा दूध कहाँ की देती है, वो है डेनमार्क। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है ना। तो देखिए तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, चौथे नंबर पर भारत आ गया है तंबाकू में। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? देखिए भारत में सबसे ज्यादा चाय तो होती है असम में, है ना, असम में, लेकिन सर्वोत्तम का मतलब है सबसे अच्छी चाय, सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय होती है पश्चिम बंगाल, पीबी, पी फॉर पश्चिम, बी फॉर बंगाल, पश्चिम बंगाल, और ये जगह है दार्जिलिंग। ठीक है। अगर पूछे सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा चाय होती है हमारी असम में, और सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादन है? मैंने आपसे पहले ही कहा था जूट पूछे या फिर इसके अलावा पटसन पूछे आपसे, तो जूट और पटसन में से आपसे कुछ भी पूछ ले आप, बिल्कुल ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? देखिए खाद्य फसल देखते ही अभ्यर्थी गेहूं लगा देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि खाद्य फसल भारत में सबसे ज्यादा चावल बोया जाता है। ठीक है ना, तो खाद्य फसल में आ जाएगा चावल। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में होता है? देखिए अगर प्रति हेक्टेयर पूछा जाता तो उत्तर पंजाब होता, लेकिन सर्वाधिक गेहूं पूछे हैं तो अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होते हैं, और प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा गेहूं होते हैं पंजाब में, लेकिन खाली सर्वाधिक पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा यूपी। अगला क्वेश्चन है शुष्क भूमि, शुष्क भूमि में सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? देखिए शुष्क भूमि जहां रेत रहेगा वहां पे क्या होंगी? मूंगफलियां। मूंगफलियों को आपको पता है वैसे भी रेत में गर्म किया जाता है, तो शुष्क भूमि में कैसी फसल अच्छी रहेगी? मूंगफली की। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कई बार आप लॉजिक लगाया करो थोड़ा सा, अपने आप उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? देखिए जिस चीज में भारत नंबर 1 पर है वही सबसे ज्यादा उगाई जाती है, क्या है? धान। ठीक है, धान मतलब अपना चावल। अगला क्वेश्चन है किस फसल की बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? देखो गन्ना एक ऐसी फसल है कि जिसे बार बार खेती ना करनी हो, एक बार गन्ना लगा के भूल जाओ। गन्ना अपना एक बहुत दिन में कटता है, जिसकी बुआई और कटाई में बहुत अंतर है। उत्तर है गन्ना। ठीक है। देखिए गन्ने के बारे में भी थोड़ा रोचक तथ्य मैं आपको बता दूं, भारत में गन्ना सबसे ज्यादा यूपी में होता है, लेकिन इसकी मिल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा मिल है महाराष्ट्र में है, गन्ना सबसे ज्यादा होता है यूपी में है। ठीक है ना, और इसके अलावा गन्ने के मामले में जो सरकरा के क्षेत्र में निकलने की बात चल रही है, सरकरा में यूपी नंबर 1 पर है। कई बार क्वेश्चन गन्ना का ना पूछ के सरकरा का पूछ लेते हैं, तो सरकरा यूपी में, जहां चीनी बनाने की क्रिया जो होती है, लेकिन मिलें जो है वो अपना एक मिल ज्यादा है महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र आंसर। मक्का की खेती की जा सकती है। देखिए मक्का की खेती खरीफ की फसल है। अब मक्का की खेती खरीफ की फसल कैसे है? क्योंकि आपको पता होगा कि मार्च अप्रैल में जो फसल उगाई जाती है वो खरीफ की होती है, मार्च में और अप्रैल में जो फसल उगाई जाती है वो खरीफ की फसल होती है। और ऐसा ही अपना मक्का है, गेहूं कटने के बाद मार्च अप्रैल में फिर मक्का लगाई जाती है, जो कि खरीफ की फसल है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि भारत में चाय ज्यादा कहाँ होती है, पर ये बहुत कम पूछा जाता है कि भारत में, दक्षिण भारत में चाय, ये बहुत कम अभ्यर्थियों को पता होगा कि दक्षिण भारत में चाय। तो देखिए इसकी मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूं कि यहाँ पर अपना तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है कॉर्डिमम माउंटेन। कॉर्डिमम माउंटेन, जो कॉर्डिमम माउंटेन है अपना, वहां कॉर्डिमम माउंटेन, इसको हिंदी में कहते हैं कार्दामम पर्वत। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको, सॉरी मैं इसको एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। इसको हिंदी में कहते हैं कार्दामम पर्वत। क्या कहते हैं? कार्दामम पर्वत। कार्दामम पर्वत। देखिए हिंदी में कार्दामम क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉर्डिमम से शब्द बन गया कार्दामम, तो इसको इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। अब आप याद रखें जहां पर दक्षिण भारत में इलायची होती है तमिलनाडु में, वहीं पर चाय होती है। आप इसकी याद रखना, चाय में इलायची पड़ती है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद करने के पीछे एक लॉजिक याद कर लो आप। चाय और इलायची दक्षिण भारत में कहाँ होते हैं? तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, जिसको कॉर्डिमम माउंटेन भी कहते हैं। देखिए केसर हमारे यहाँ एक जगह ही होता है, और वो केसर कहाँ पर होता है? केसर हमारे यहाँ सबसे अधिक होता है कश्मीर में। ठीक है, केसर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कश्मीर में। अगला है नकदी फसल निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल वो है जो नगद में बिक जाए, कुछ करना ना पड़े। गन्ना है, जूट है, कपास है। नकदी फसल गेहूं नहीं है। ठीक है ना, गेहूं नकदी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है
भारत में नकदी फसल जूट उत्पादन में करने वाला मुख्य राज्य है। देखिए भारत की एक नकदी फसल है जूट, उसका उत्पादन करने वाला मुख्य राज्य कौन सा है? मैंने आपको कई बार बताया जूट और पटसन में नंबर 1 पे कौन है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है कई बार, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जूट और पटसन में नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए खाद्यान्न का मतलब है खाने वाला अन्न, तो खाने वाला अन्न सबसे ज्यादा कहां पर होता है? खाने वाला अन्न सबसे ज्यादा होता है यूपी में। अगर प्रति हेक्टेयर पूछ ले तो क्या लगाएंगे? पंजाब लगा देंगे आप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन राज्य है? भारत का अग्रणी दलहन राज्य पूछा गया है। दाल सबसे ज्यादा कहां होती है? दाल होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, टाइगर स्टेट। और भारत में सबसे ज्यादा वन भी मध्य प्रदेश में। 2 तथ्य इसके बारे में और याद कर लें आप। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबड़ के बारे में पूछा है, तो देखिए रबड़ के मामले में भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान रबड़ के मामले में? चौथा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत का सबसे बड़ा, देखिए इसमें एक लाइन, एक शब्द जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। भारत का यहाँ पर एक शब्द होना चाहिए सबसे बड़ा, सबसे तो लिखा हुआ है बड़ा, सबसे बड़ा चावल। भारत का सबसे बड़ा चावल यहाँ पर शब्द होना चाहिए। चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होते हैं? चावल और मच्छी दोनों ही पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? मैंने अभी आपको बताया था कोर्डिमम पर्वत है। देखिए तमिलनाडु जो अपना एरिया है, यहाँ पर तमिलनाडु है, तो यहाँ पर केरल है, ठीक है ना। तो ये जो अपना तमिलनाडु है, तमिलनाडु में दक्षिण भारत में चाय होती है और इलायची होती है। एक फूल और खिलता है यहाँ पर जो 12 साल में एक बार खिलता है, उस फूल का नाम है नील कुरिंजी। क्या नाम है? नील कुरिंजी नामक एक फूल खिलता है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में खिलता है तमिलनाडु में, और यहीं पर खेती होती है इलायची की। उत्तर है इलायची, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए ये वर्ड जो लिखा हुआ है कॉफी लिखा हुआ है, कॉफी का सर्वाधिक अधिक उत्पादन होता है, वो होता है कुर्ग जिले कर्नाटक में। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य भी कहवा कॉफी, और विश्व में ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। देखिए जब भी प्राकृतिक नेचुरल रबड़ की बात आएगी तो अपना केरल जो है वो नंबर 1 पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने % लोग कृषि पर आधारित हैं? भारत में देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरीके से होता है। कितने % लोग कृषि पर आधारित हैं? 52%। अगर इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि इनडायरेक्टली कितने % लोग जो है वो कृषि पर आधारित है, तो अगर आपसे इनडायरेक्टली पूछ लिया गया तो 70% होता। लेकिन अप्रत्यक्ष ना तो प्रत्यक्ष पूछा ना अप्रत्यक्ष, खाली यही पूछ लिया कितने % लोग कृषि पर आश्रित है, तो इसका आंसर 52% हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं 70% लोग कृषि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किस क्षेत्र में प्रथम है? देखिए खाद्यान्न में अपना यूपी नंबर 1 पर है, दूध में भी नंबर 1 पर है, गन्ना और चीनी में भी नंबर 1 पर है। उत्तर है ये सभी, डी आंसर जो है उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत के धान्य भंडार के रूप में, देखिए भारत में धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है यूपी को, क्योंकि यूपी का जो खाना है वो पूरे देश में बंटता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो जलोढ़ क्षेत्र है ना, और कहीं ना कहीं बड़ी जनसंख्या और बड़े भूमि क्षेत्र को शो करता है, इंडिकेट करता है। बाढ़ लगाना, इकट्ठा करना और ऊन कटाई आप किसकी करेंगे? आप भेड़ों की करेंगे। कभी कभी सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बाढ़ लगाना, इकट्ठा करना, फिर उनकी ऊन काटना, ये किसका काम है? तो ये काम है भेड़ पालन। आपने एक शब्द भी अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, ऊन काटना, तो आप कुक्कुट पालन लगा देंगे इसका। आपको एक शब्द ध्यान से पढ़ना होगा। इंदिरा गांधी निकलती है कहां से? इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर है, खाली इंदिरा गांधी नहीं है, इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? हरि के बांध से। अगला क्वेश्चन है सारण सिंचाई नहर निकलती है कहां से? सारण सिंचाई नहर निकलती है कहां से? उत्तर है गंडक से निकलती है, गंडक नदी का नाम है, वहां से। पृथ्वी पर उपलब्ध समग्र, पृथ्वी पर उपलब्ध ये शब्द है समग्र, पृथ्वी पर उपलब्ध समग्र जल में से लगभग कितने % जल स्वच्छ है? देखिए 2.7% जल ही स्वच्छ है, बाकी जो सारा जल है वो सागरीय है ना। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से कहां से निकलती है?
है ना। त्रिवेणी नहर निकलती है गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर किससे निकल रही है? गंडक नदी से निकल रही है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? मतलब इंदिरा गांधी नहर जो है या राजस्थान नहर जिसको हम कहते हैं, एक ही, ये दोनों नहर के नाम एक ही नहर के नाम है दोनों। और ये इनको जल कहां से मिलता है? इनको जल मिलता है सतलज नदी से। किससे मिलता है? सतलज से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? भारत में कुएं और तालाब सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। कुओं में ट्यूबवेल वगैरह भी आती हैं, ठीक है ना। भारत की सिंचाई क्षमता 47.38% है। इसका पूरा जल कहां से मिलता है? मतलब भारत की जो सिंचाई क्षमता का 47.38% कहां से मिलता है? देखिए, या तो कुओं से निकलता है या ट्यूबवेल से। लघु और बृहद परियोजना दोनों ही आ जाएंगे इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नाम क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, इंदिरा गांधी नहर भी राजस्थान नहर का नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों में से सिंचाई की क्षमता के अनुसार बताइए। देखिए, अपना पंजाब सिंचाई में नंबर 1 पर, खेती में नंबर 1, हरियाणा नंबर 2, पानी में भी नंबर 2, यूपी नंबर 3, पानी में भी नंबर 3 पर, मध्य प्रदेश 4। तो देखिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश सिंचाई का क्रम है। जैसे जैसे आप इनका सिंचाई का क्रम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं खेती को भी इंडिकेट कर रहे हैं शुरू के 3 राज्य। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी। मध्य प्रदेश खेती में कहीं ना कहीं दूर है क्योंकि दलहन के क्षेत्र में सही है, लेकिन बाकी खाद्यान्न के क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, इसको गंगा का खादर कहते हैं। तो ए जो उत्तर होगा वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में, है ना, त्रिवेणी नहर में पानी किस नदी से आता है ना? ये आता है गंडक नदी से। किससे आता है? गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना बढ़ा? मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमने नहरें खोदकर कितने % पानी को, देश को सिंचित किया है? उत्तर है 4 गुना। पहले के मुकाबले 4 गुना हमने नहरें और नदियां बनाई, जिससे देश को, किसानों को पानी मिल सके। अगला क्वेश्चन है, नलकूपों में सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य की है? देखिए, आपसे पूछा है नलकूपों में नंबर 1 पे कौन है, तो ज्यादातर आपको पता है यूपी में ट्वेल्व का पानी खूब लगाते हैं, तो ए उत्तर सही हो जाएगा। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई, दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, इस बार इसमें कुओं साथ में लगा दिया। कुओं और नलकूपों में पहले नंबर पर कौन है? अपना यूपी है सिंचाई में। नहरों की बात होती तो पंजाब होता। अगला क्वेश्चन है, देश की कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? नहरों की भागीदारी पूछी हुई है, तो 31.1% नहरों की भागीदारी है, 31.1%। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? देखिए, तालाब की बात चल रही है। तालाब के साधन के रूप में सर्वाधिक मतलब तालाब का प्रयोग सिंचाई के रूप में कहां करते हैं? भारत के उत्तरी भाग में, पूर्वी में, दक्षिणी में, पश्चिम में। तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण में। तो दक्षिण भारत जो है वहां पे सबसे ज्यादा जो है ट्रिपिंग होती है, तालाब वगैरह से पानी लाते हैं। भारत में नहर द्वारा सिंचाई कहां पे होती है? देखिए, क्वेश्चन आ गया जिसकी तलाश थी। भारत में नहर द्वारा सिंचाई जो होती है वो होती है पंजाब में, है ना। अगर नलकूप और कुएं होते तो उत्तर होता उत्तर प्रदेश। और खाली आपसे नहर पूछी है तो नहर से पानी लगता है हमारे यहाँ पंजाब में, यही कारण है खेती में भी नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित होता है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित होता है। किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से एरिया को मिलती है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दे रहा हूं। सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो मिलता है अपने किसको? वो मिलता है अपने ऑप्शन में दिए हुए हैं, सॉरी, इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड थोड़ा सा, हाँ अब सही है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा, थोड़ा सा लैग आ गया था सॉफ्टवेयर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर लगभग में कितने % भाग सिंचाई होती है? देखिए, भारत में 51% भाग पर सिंचाई हो जाती है, 51% पर। अगला क्वेश्चन है, देश में कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं की भागीदारी कितनी है? तो देखिए, कुओं की जो भागीदारी है वो है 37.8%। कुओं की भागीदारी है 37.8%। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे मिली हो तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।